जय हिंद दोस्तों। आपका सक्सेस अकेडमी में स्वागत है। और आज जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेट के लिए भी हैं। आगे जो ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसको देखते हुए ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है और उस पर 15% छूट पर बेच देता है। साथ में वह 3 रुपए का उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, रुपए में कितना हो। ये क्वेश्चन आपका देखना। ये इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, देखो। कह रहा है कि एक दुकानदार का एक वस्तु का मूल्य 60 रुपए अंकित करता है। कितने एमआरपी कितनी डाल देता है, उसमें 60 रुपए अंकित कर देता है। ठीक है, एमआरपी 60। अब क्या करता है, उसे 15% छूट पे बेचता है। इस 60 रुपए पे क्या करता है, वो 15% की छूट देता है। 15% की क्या देता है, डिस्काउंट देता है। इस 60 रुपए 15% का डिस्काउंट देता है तो 15×6 = 90, यानी 9 रुपए छूट दे देगा। 15×6 = 90। आप 60 का 15% निकाल ले आप। ठीक है, 15/100 हो जाएगा। जैसे ही करेंगे 15×6 = 90, 2 जीरो कट जाएंगे आपके। 900 हो जाने के बाद फिर 9 रुपए छूट में चला जाएगा तो कितने रुपए, 51 रुपए। ठीक है, कि 15% छूट देने के बाद 51 रुपए हो गए। लेकिन एक और खास चीज में दी गई है कि 3 रुपए का क्या देता है, वो उपहार भी देता है। ठीक है, मतलब यहां पर क्वेश्चन नहीं लगाना है कि 3 रुपए का उपहार देता है, यानी इस वस्तु को बेचता है। 3 रुपए और कम कर देगा तो कितने रुपए बेचेगा, 48 रुपए की बेचेगा। आप समझ रहे हैं आप। एमआरपी क्या आती है, 60 रुपए। 15% छूट दे 51 रुपए हो गया। लेकिन 3 रुपए को उपहार देने के बावजूद कितना बचा, उससे 48। अब बेचेगा वो कितने रुपए की, 48 रुपए की बेचेगा। कितनी बेचेगा, 48 रुपए की बेचेगा। अब अगर ये 48 रुपए की बेच रहा है तो इसके बावजूद ये उससे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हम परसेंटेज में कितने की बेच रहे हैं, 120% की बेच रहे हैं। कोई वस्तु परसेंटेज में कितनी बेच रहे हैं, 120%। और रुपए में कितनी बेच रहे हैं, 48 रुपए की बेच रहे हैं। परसेंटेज में 120 की और रुपए में 48 रुपए की बेच रहे हैं। तो ये 120% बराबर 48, हमें 100% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हमें लागत मूल्य बताना है। वस्तु का क्या बताना है भैया, लागत मूल्य बताना है। और जबकि लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है। अब देखो ये क्या गुना है, 12 को 48 4 गुना, तो इसी भी ये भी 4 गुना हो जाएगा। 140 रुपए हो जाएगा। 12 को 48, ये 4 गुना है कि ये 0 0 आप काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे 12×4 = 48, 4 गुना तो 10×4 = 40। तो लागत मूल्य मेरा क्या रहा होगा, 40 रुपए रहा होगा। यही क्वेश्चन आपका आंसर बताना था। ठीक है भैया, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी है। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब जिन संख्याओं में आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कैसे करेंगे, देखिए भैया। आप सिंपल सी बात है, अगर इस एक एक चीज हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका √11 लिखा है और √5 लिखा है। अच्छा, अगर इनको आप जोड़ के देखो, 11 5 16, 14 2 16, 8 8 16, सबका जोड़ तो ऐसे 16 आ रहा है। लेकिन इस तरीके से हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करने पड़ेंगे, इसका हम होल वर्ग, सभी संख्याओं का होल स्क्वायर करेंगे। क्या, सभी संख्याओं का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसका वर्ग हो जाएगा 11, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 5, और अंदर 2√ab। ठीक है, 11×5 = 55, 11×5 = 55 होगा। ठीक है। अब ये तो 11 5 16, ये 16 तो सब में आएगा। इस तरीके से 16 सब में आएगा, क्योंकि जब इसका 14, इसका वर्क करें तो 14 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, फिर 14 2 28 हो जाएगा। फिर इसमें 8 8 बाहर आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 88 64 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से सब में 16 तो बाहर है, ये प्लस वाला ये दोनों 16 करके मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये बड़ा और छोटा किस पर डिपेंड करेगा, इनके मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। देखो 11×5 = 55, इनकी मल्टीपल पर, बड़ा और छोटा किस पर डिपेंड करेगा, इसके मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनको मल्टीपल करके देख लीजिए। 11×5 भी कितना होता है, 55। 14 दोनों कितना होता है, 28। 68 कितना होता है, 64। अब ये देख लीजिए कि सबसे बड़े कौन, इसमें सबसे बड़ा कौन आया, 64 आया। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, √8 + √8, यही आपका आंसर सही होगा। जब भी भैया रूट वाले ऐसे क्वेश्चन आपको आए, आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करके देख लीजिए, दोनों का मल्टीपल करके देख लीजिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बस वही आप आंसर दे दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
अब इसको सुनो, देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है, ठीक है। फिर उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा जाता है, ठीक है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों को अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों टुकड़ों का अनुपात आपको बताना है, ओके भैया। देखिए ध्यान सुनना मेरी बात को, एक तरबूज को भार के पहले काटा गया है 3:5 में, और सबसे बड़ा भाग का हुआ ये वाला हुआ, कहा जा रहा है 2 टुकड़ों में काटा गया, उसमें उनमें बड़े टुकड़े को, ठीक है, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में काट, इसको फिर से कैसे बांटा जाता है, 5:7 में फिर से बांटा जाता है। बड़ा, इन दोनों में बड़ा टुकड़ा तो यही होगा, इसको किस अनुपात में बांटा जाता है, 5:7 में बांटा जाता है, ठीक है। आप देखो, अगर इसको हम इस 5 को 5 और 7 में बांटना है, लेकिन इससे एक कठिनाई होगी, मैं 7 5 कितना हो रहा, 12। यहाँ अगर 12 होता तो आराम से हम बांट देते, तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर इन दोनों संख्याओं में 12 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, 12 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बांटना आसान हो जाएगा, बांटते ही 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12×5 = 7। अब ये छोटा टुकड़ा हो गया और ये बड़ा टुकड़ा, भैया 12 से क्यों गुणा किए हैं, हम फिर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे टुकड़े को हमें 5:7 में बांटना है, और 5:7 में बांटने के लिए टोटल योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, इसलिए 7 5 12, 12 से दोनों में गुणा कर दिया, बांटते हैं 36, 12×5 = 60, क्योंकि एक अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, 60। अब इस 60 को बांट देंगे हम, किस अनुपात में बांट देंगे, 5 और 7 में, और 7 5 12, 12×5 = 60, ठीक है। ये क्या गुना है, इन दोनों के योग का क्या गुना है, ये 12 का क्या गुना है, 5 गुना, 5 से ही गुणा किए थे, तो एक भाग हो जाएगा 5×25, और एक भाग होगा 7×35, तो अनुपात क्या हो जाएगा तुम्हारा, 36:25:35। कौन सा आंसर सही है, 36:25:35, यही है, 36:25:35, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, ये देखिए क्वेश्चन दिया, क्या लिखा है, ए, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, कितनी लीटर भैया शराब है, 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया, मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई, शराब निकाली गई भैया, और पानी उतनी ही मात्रा में डाल दिया गया। शराब तथा जल की अंतिम अनुपात क्या होगा, शराब और जल का अंतिम अनुपात पूछा गया है भैया, शराब, ठीक है, किसका अनुपात पूछा गया है, शराब और जल का अंतिम अनुपात पूछा गया, शराब और, ठीक है, जल का अंतिम अनुपात आपसे पूछा जाता है। ध्यान सुनना मेरी बात, क्वेश्चन क्या है, जैसे आप इसमें ये 100 लीटर, ठीक है, शराब भरी हुई है, क्या भरी हुई है, 100 लीटर इसमें शराब भरी हुई है, ठीक है, इसमें से 10 लीटर शराब निकालोगे, ओके, ये खाली हो जाएगा, ठीक है, फिर से आप 10 लीटर पानी डाल दोगे, फिर से फुल हो जाएगा। अब जब दोबारा आप 10 लीटर शराब निकालोगे तो इसमें पानी भी निकलेगा और शराब भी निकलेगा, अब फिर से खाली हो जाएगा, फिर से आप डाल दोगे, फिर से ये भर जाएगा, मतलब ये कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि हम जितना निकाल रहे हैं उतना पानी हम इसमें डाल रहे हैं। लेकिन पहली दफा जब हम शराब निकालेंगे तो इसमें शराब भरी ना, तो केवल शराब निकलेगी, जब हम दोबारा निकालेंगे तो शराब और पानी दोनों निकलेगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, वो चीज हम बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए शुरुआत में 100 लीटर शराब थी, 100 लीटर से आपने निकाला कितना, 10 लीटर, तो कितना बचा, 90, ठीक है। और ये क्रिया तुमने फिर से पहली भी दफा भी 10 लीटर निकाला था, और दोबारा फिर से 10 लीटर निकाला, क्योंकि फिर से 100 हो जाएगी, ये मिश्रण अपने आप में फिर से 100 हो जाएगा, क्योंकि आप 10 लीटर पानी डाल देते हैं, ठीक है, फिर से 100 हो जाएगा, फिर से 10 निकालोगे, फिर से 90 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये देखो काट दो, ये 0 0 काट दीजिए, ये 0 अनुपात बना लीजिए दोनों में, ठीक है, 10 दहन का 100 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा, ओके, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का आंसर याद देना है मुझे, शराब तथा जल का अंतिम अनुपात, जल बताना, शराब और जल बताना, क्योंकि ये क्या है, ये है टोटल शराब है, कुल शराब या मिश्रण मान लीजिए, ये मिश्रण है,
और ये शराब है, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी भी मिल जाएगा तो इसलिए हम मिश्रण मान रहे हैं इसको, और ये शराब है। क्लियर हो रहा? अब हमें अनुपात बताना है शराब और जल का बताना है, ठीक है। तो मेरी शराब कितनी बची? 81। अब जब 81 शराब बची है, टोटल मिश्रण कितना था तुम्हारा? 100। इसका मतलब 81 शराब बची, इनका मतलब पानी कितना हो गया इसमें? 19 लीटर हो गया। अनुपात क्या हो जाएगा? 81:19। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। अगला, इस क्वेश्चन को देखना। एक बार आप क्वेश्चन को पुश, वीडियो को पुश करें और लगा के देखिए आप, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। देखते क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है भैया? 32 वर्ष है। एक परिवार में 4 सदस्य, उनकी औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है, ठीक है। और यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 12.5% से बढ़ जाती है। तो अतिथि की आयु वर्षों में क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे। ओके भैया, देखो 4 सदस्य की औसत आयु कितनी है तुम्हारी भैया? 32 वर्ष, ठीक है। ओके, अब समझो कोई सेकंड। ये औसत आयु 32 वर्ष, कि यदि कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति आ गया, अतिथि आ गया, तो औसत आयु में कितने? 12.5% औसत आयु बढ़ जाती है। ध्यान सुनना मेरी बात को, 12.5%, जो 12.5% होता है, इसका जो रेशो होता है 1/8 होता है। अनुपात क्या होता है? 1/8 होता है, ठीक है। तो 32 में 1/8 की वृद्धि हो जाएगी, तो 32 का 1/8 कितना होता है? 4। कि 8 चौको 32, 32 का 1/8 क्या होता है? 4 होता है। 8 चौको 32, 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब कितनी? 32 4 कितना हो जाएगा? 36। अब जब वो अतिथि शामिल हो गया तो औसत आयु कितनी हो गई है? 36। पहले कितनी थी? 32, अब कितनी हो गई? 36। अब ये इसमें कितने लोग शामिल थे? ये इसमें 4 सदस्य शामिल थे, तो 4 सदस्य की है 32, और 5 सदस्य, जब एक सदस्य और शामिल हो गया तो 5 सदस्यों की ये औसत आयु कितनी हो गई है? 36। क्योंकि 12.5% बढ़ गई, 12.5%, 32 का 12.5% क्या होगा? 4 होगा। क्यों ऐसे? क्योंकि 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8, और 32 का 1/8 करोगे तो 8 को 32 हो जाएगा तुम्हारा। ओके, चलो। अच्छा, अगर ये औसत आयु है और ये 4 सदस्यों की औसत आयु है, ये 5 सदस्यों की औसत आयु, अगर इन दोनों गुणा करोगे तो योग निकल आएगा। तो 32 चौको कितना होता है? 4 दूनी 8, 4 ते 12, 128 हो जाएगा। ये 4 सदस्यों का योग आ जाएगा। और ये 36 पंचे क्या होता है? 180 होता है तुम्हारा, ठीक है। आप देख लो, तो जो 5वां सदस्य आया हुआ है उसका आंसर निकल आएगा। वो कितनी एज का है उसका आंसर मेरे पास निकल आएगा। तो कितना तुम्हारा होगा जाके? 52 वर्ष का, ठीक है। 180 से 128 घटा दीजिए, 52 वर्ष का आंसर आ जाएगा। ओके भैया, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते रहेंगे। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि बड़ी सर बहुत ही थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। देखिए भैया, हम आपको पेपर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि हम पेपर में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम आपको क्लास लेंगे तो थोड़ा और डीपली बताएंगे और एक अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये इस तरह से बता रहे हैं कि क्योंकि हमने पूरी एक क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के पेपर ग्रुप डी में जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछा तो वैसे क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है, और एक दूसरी मालगाड़ी, ठीक है, उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है, और पहली गाड़ी को 9 बजे शाम
पार कर लेती है तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति किलोमीटर में कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान सुनना मेरी बात में भैया। देखो एक गाड़ी चली है, ठीक है, 1 बजे चली है, एक गाड़ी आपकी 1 बजे चली है, ठीक है, और ये 1 बजे चली तो किस स्पीड से चली है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ। ये आगे कहीं पहुंच गई होगी, इस 1 बजे चली तो आगे पहुंच गई होगी। इसके बाद दूसरी गाड़ी छोड़ी गई है 3 बजे, डायरेक्शन सेम है क्योंकि ऐसा कह दिया है कि उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। जो दूसरी गाड़ी 3 बजे से चलती है वो उसी दिशा में चलना आरंभ करती है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये 3 बजे से चलना शुरू करती है, ठीक, लेकिन इसकी स्पीड आपको नहीं दी गई, ये भी भैया कहीं पहुंच गई। अब ये दोनों एक दूसरे को कै बजे पार कर जाती है, ये वाली जो गाड़ी है इसको पार करती है 9 बजे। कितने बजे पार करती है, 9 बजे। अगर 9 बजे पार करती है तो ये भैया चली थी 3 बजे, ठीक है, तो अगर ये 3 बजे चली है तो सॉरी, ये एक पहली वाली गाड़ी 1 बजे चली है तो इसको 9 बजे क्रॉस किया, तो इसका मतलब कै घंटे लग गए, इसको 8 घंटे लगे। पहली वाली गाड़ी, एक गाड़ी 1 बजे चली थी, 9 बजे क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब 8 घंटे, 1 बजे से 9 बजे तक का घंटे हो गए, 8 घंटे। यानी पहली गाड़ी चली है 8 घंटे और दूसरी गाड़ी चली थी 3 बजे, और ये भी क्रॉस कै बजे कर रही है एक दूसरे को, तो ये एक दूसरे क्रॉस करती है, ये भी 9 बजे क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो 3 बजे से 9 बजे इसमें कै घंटे लगे, इसको 6 घंटे लगे क्रॉस करने में। ओके, अच्छा इस चीज को याद रखना कि दोनों एक ही स्थान से चलती हैं, दोनों यहीं से चली है, ये भी यहीं से चली, ये भी यहीं से, दोनों एक ही स्थान से चलती है, तो 9 बजे क्रॉस करती है, तो दोनों की दूरियां क्या होंगी, सेम होंगी, दोनों की दूरियां क्या हो जाएंगी, सेम। तो जब भी मिलन आगे जाके जब मिलेंगे जाकर के ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पर दूरियां, ये भी इतनी दूरी चलेगी, ये भी इतनी दूरी, दूरी अगर सेम है तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय। ये कितनी, क्योंकि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 1 घंटे में चलती है 18, तो 8 घंटे में कितनी चली होगी, 18 × 144, ये चली होगी 144 किलोमीटर, ठीक है, तो इसकी भी दूरी 144 होनी चाहिए क्योंकि ये 6 घंटे चली, इसका मतलब इसकी चाल क्या आ रही होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, क्या किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसकी चाल रही होगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, क्योंकि भैया 18 घंटे, जब 8 घंटे में 18 की स्पीड से 144 जा रही, तो ये भी तो डायरेक्शन सेम है ना इसका, दूरी तो सेम है, ये 6 घंटे में कितना, तो 6 घंटे में भी 144 जा रही, जिसका मतलब किसकी स्पीड से जाएगी, 24 की, क्योंकि 24 छक्का 144 होता है, ठीक है, इस 6 को 144 में भाग कर दोगे आप, ठीक, इसकी चाल निकल आएगी, 24 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक नाव जो है 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। ध्यान सुनो पूरा पॉइंट, आप इस लाइन को पूरा, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं सही से देंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, मतलब 10 घंटे में 10, ये दोनों दूरियां 10 घंटे में ही चलती है, ठीक है, 10 घंटे में वो चलती 30 किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर वो जाती है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है, x - y, ओके, प्लस, और 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर जाती है धारा के साथ चलती, मतलब धारा के साथ चाल क्या होती, x + y, और टोटल क्या घंटे लगता है इसको, 10 घंटे लगता है, ओके भैया, 10 घंटे लगते हैं टोटल से। अब दूसरा आगे पढ़े तो आगे लिखा है कि वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती, नाव वही है, 40 किलोमीटर से कैसे चलती भैया, धारा के विरुद्ध,
प्लस 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। तो टाइम कितना लगता है? ठीक है, 13 घंटे लगते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, समझो कैसे करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने बैठोगे, अगर पेपर में, क्योंकि हम पेपर के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं कि पेपर में कितनी तेजी से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, वो हम आपको क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं। पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम पेपर में कैसे करेंगे? अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो आंसर काफी टाइम लग जाएगा आपको, जबकि दूसरा बच्चा आपका आंसर देकर के आगे निकल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आते, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू कटती रहती है। क्योंकि देखो यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 55, इसका मतलब ये 11 से ही कटता है, 44 से 55। तो यानी x प्लस वाई की मान हम क्या मान के चलेंगे? 11। अब सोचिए सर आपको तो याद है, ऐसा नहीं हमें याद नहीं है, ठीक है, तो हम x प्लस वाई की मान 11 मान के चलेंगे। अब चूंकि ये 11 और x प्लस वाई का मान यहाँ भी 11 मानना पड़ेगा। क्यों 11 माना है? क्योंकि ये 11 से दोनों वैल्यू कट रही है, इसलिए हमने दिमाग आया मेरे अंदर कि बहुत जल्दी से हमें आंसर करना है, तो इन दोनों को वैल्यू 11 ले ले। देखते हैं 11 रखने पर यहाँ पर 11 चौक कितना हो जाएगा? 44, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगेंगे। तो अगर यहाँ 4 घंटे लग रहे हैं तो इधर कितने लगने चाहिए? 6 घंटे। क्यों? क्योंकि टोटल कितने लग रहे हैं भैया? 10 घंटे लग रहे हैं। तो इधर अगर 4 लग रहे हैं तो इधर लगने चाहिए 6। इसका मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5 होगी। यही अप्लाई नीचे करके देख लेते हैं, यहाँ भी 5 रखेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा, ये 55 है आपका, तो 11 5 55, ये 5 घंटे यहाँ पर हो जाएगा, और 55 40, 8 घंटे यहाँ हो जाएगा। तो ये 8 घंटे और ये 5 घंटे, 8 5 13 घंटे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब इस तरीके से मुझे x माइनस वाई की वैल्यू, 5 पता चल गई और x प्लस वाई की वैल्यू 11 पता चल गई। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है, उस नाव की स्थिर जल में गति बतानी है। और नाव की जो स्थिर जल गति होती है वो x मानी जाती है, धारा की जो गति होती है, धारा धारा को हम y मानते हैं। ठीक है, नाव की गति को क्या मानते हैं भैया? x मानते हैं, और धारा की गति को हम y। हमें x की वैल्यू बतानी है। ये दो संख्याओं का अंतर है, जबकि ये दो संख्याओं का योग है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 11 5 कितना हो जाएगा? 16, और इधर y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x कितना आ जाएगा? 2x, और जब 2x आ जाएगा, 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा बस। या 11 5 16, और 16 का आधा कर दीजिए 8। क्योंकि जब भी अब x की वैल्यू बतानी हो तो जोड़ के आधा कर लीजिए, अगर y की वैल्यू बतानी है तो भैया घटा के आधा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो यही आपका आंसर योग हो जाएगा, तुम्हारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं लोग भैया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, कह रहा है कि ये आपका लिखा है 999 सही 98/99 इंटू 99 बराबर, ये क्वेश्चन है आपका। इससे पहले एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, जब भी इस तरीके से आपका 999 इस तरीके से कभी कोई संख्या रिपीट हो और उसका गुणा किसी भी संख्या से करना हो, जिससे आपको इससे गुणा करना 37 से, इस 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस का 1 लिख सकते हैं, इंटू ये 37। जब 37 का अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा 37,000 माइनस का 37। ठीक है, क्लियर हुआ? आपने क्या समझा कि जब भी किसी संख्या को 99, जब सिर्फ 9 रिपीट हो रहा हो, क्या क्या रिपीट हो रहा है आपका? सिर्फ 9 रिपीट हो रहा हो, जितने 9 हो उतने जीरो चिपका दीजिए। देखो 3 बार 9 आया है तो हमने 3 जीरो लगा दिया है, और वही संख्या हमने क्या कर दी है? माइनस कर दी है। फिर हम बताना चाहते हैं, जैसे आपका 99999, इसका गुणा आपको करना है ये 3781 से गुणा करना है। तो आप कुछ ना करें, 3781 को ऐसे लिखें
अब ये देखें कितने 9 है तुम्हारे, तो 3 3 6 9 है, 6 जीरो चिपका दीजिए आप। ओके, 6 जीरो चिपका दीजिए और यही 3781 इसमें माइनस कर दीजिए। बस हो गया भैया गुणा। कुछ नहीं करना, जब भी आपका 9 9 रिपीट होता हो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम 1000 -1, 10,000 -1, 1,00,000 -1, 100 -1 लिख सकते हैं। इस वजह से इस तरीके से कर सकते हैं। क्या बताया, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसको आप वैसे लिख लीजिए, कितने 9 हो उतने जीरो चिपका दीजिए, उसी संख्या को उसमें माइनस कर लीजिए। अगर ऐसा करेंगे बस गुणा हो गया, जीरो में गया तुम्हारा 9 बचे की दहाई लाते हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हो, आप यहाँ 9 में अड़ गया 1 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, ठीक है, 9 में 3 गया 6 बचा, ठीक है, यहाँ कितना बचा तुम्हारा 9 बचा, 9 बचा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, जी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से तरीके से इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम लोग, यही थ्योरम अपनाएंगे हम। देखो देखो, ये लिखा है तुम्हारा 999, सही 98/99। ठीक है, ओके भैया, ये जो चीज लिखी है 99 इंटू, बच्चा क्या गलती करता है, वो 99 से 99 काट देता है, यही तो गलती कर बैठता है। ठीक है, जबकि ये जो मल्टीपल है ऊपर होगा पूरी संख्या, क्योंकि ये पूरी एक संख्या है, ये जो है ये पूरी एक संख्या है, इसलिए हमने ब्रेकेट लगा के आपको दिखा दिया है। इसका इधर मल्टीपल होगा, ये जुड़ेगा तब ये कटेगा जा करके, पहले से नहीं कटेगा, तो पहले इसका मल्टीपल करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया है कि जब इसका देखो यहाँ पर क्या है 9 9 है, तो ठीक है, तो चाहे 2 जीरो बढ़ा, इसे इसमें अगर जीरो बढ़ाओगे तो 3 बढ़ाने पड़ेंगे, और इसमें जीरो बढ़ाओगे तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसमें बढ़ा लेते हैं, जिससे 99,000 हो जाएगा। ये 3 जीरो क्यों, क्योंकि ये हम इसको 1000 -1 लिख, ये 999 है, इसको 1000 -1 लिख सकते हैं, तो ये 99,000 हो जाएगा, माइनस 99 हो जाएगा, और प्लस का ये 98। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जुड़ता है, बटे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 99 आ जाएगा इंटू 99। अब ये 99 से 99 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 99 से 98 क्या हो जाएगा, घटेगा, तो फिर माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 कहाँ घट जाएगा, इस 99,000 में घट जाएगा, और जब 99,000 में -1 घटाओगे तो 98,999 आपका आंसर आएगा। 98,999 कौन सा आंसर है, ये आपका आंसर है। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जय हिंद, आज हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।